हेलो 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 11वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए इंग्लिश का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। जी हाँ, बहुत ही अच्छे से आज इस चैप्टर पे कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। बस बस आपको करना क्या है, बने रहना है लेक्चर के एंड तक और आपका सारा कंफ्यूजन सच में बताऊं, सारा कंफ्यूजन धुआं 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 होने वाला है, हर बार की तरह ही बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल रेडी है? चलिए सुनिए। एक लड़का था, उसका नाम पीयूष था। ठीक है, उसकी उम्र यही कोई 12-13 साल थी। जी हाँ, देखने में बहुत ही हैंडसम सा, गोरा चिट्टा सा, और आदत आदत से बहुत ही अच्छा। उसके नेचर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारा बच्चा था। अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानता था, अपने टीचर की सारी बातें मानता था। पढ़ने में बहुत ही अच्छा, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। और सभी लोग, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। अब जरा सोचिए, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। अब आपके मन में, आपके दिमाग में, जहन में पीयूष का इमेज बनने लगा होगा, बनने लगा है ना। हाँ, आप सोच रहे होंगे पीयूष ऐसा लड़का है, पीयूष ऐसा लड़का है, वह ऐसा दिखता होगा, वह ऐसा करता होगा। जी हाँ, ये जो कहानी है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसी तरीके से इस कहानी में भी लेखक ने जी हाँ, उस महिला का चित्र, जी हाँ, पाठकों के मन में, आप रीडर हो, मैं रीडर हूं, है ना, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक दृश्य बनाने की कोशिश की है। किसकी? उस लेडी की। जी हाँ, उसकी सभी विशेषताएं बता करके, उसके उसके एक्टिविटीज को बता करके, उसके फिजिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को बता करके, उसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को बता करके, उसके डेली कोर्स को बता करके कि हाँ, वो क्या क्या करती थी, वो कैसी दिखती थी, ये सारी बातें बता करके कहीं ना कहीं उस महिला का चित्र उकेरने का की कोशिश की गई। जब तो नाम है ना चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, महिला का चित्र, है ना। तो लेखक यहाँ क्या करना चाह रहा है? व्हाट डज ही शी वांट टू डू? ही शी वांट टू मेक अ पिक्चर इनटू आवर माइंड। तो प्यारे बच्चों, आज का ये कंप्लीट लेक्चर इसी के ऊपर होने वाला है। और अब हम चलते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। जी हाँ, वोकैबुलरी देखना चाहते हो ना, तो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी कि वर्ड लेकर के आया हूं मैं। ये वर्ड्स ना सिर्फ आपके वोकैबुलरी पार को बढ़ाएगा, बल्कि आपके एग्जाम में जो आंसर लिखने का तरीका है ना, उसे भी चेंज कर देगा, उसमें भी चार चांद लगा देगा। जी हाँ, जब आप ये सारे वोकैबुलरी, ये सारे वर्ड आप इस्तेमाल करोगे ना आंसर को लिखने में, एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि जी हाँ, आप ना बहुत अच्छे से तैयारी कर करके आए हो, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला है पोर्ट्रेट। जी हाँ, कहानी का नाम ही है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो पहला वर्ड मैंने पोर्ट्रेट ही लिया आपके लिए। पोर्ट्रेट का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोटो या तस्वीर होता है। देन नेक्स्ट वर्ड है रिंकल। रिंकल मतलब झुर्रियां। जी हाँ, जो बूढ़े लोग, एजेड लोग होते हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती, वही झुर्रियां हैं। देन प्रिटी। प्रिटी का मतलब सुंदर, है ना, खूबसूरत। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मैंटल पीस। अंगीठी का ऊपरी भाग, चूल्हे का ऊपरी भाग। टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी है। बियर्ड मतलब दाढ़ी। रिवोल्टिंग, विरोध करना, उत्तेजक करना। एब्सर्ड, जिसमें तर्क ना हो, अतर्क संगत। देन आता है अनडिग्निफाइड, अमर्यादित। डिग्निफिकेशन और डिग्निफाइड मतलब मर्यादा, अनडिग्निफाइड मतलब अमर्यादित। फैबल, शिक्षाप्रद कथाएं, ऐसी कथाएं जो मोरालिटी सिखाती है, जो नैतिकता सिखाती है, शिक्षाप्रद कथाएं। प्रॉफिट, पैगंबर, है ना, या दूत भी आप इसे कह सकते हो, है ना, पैगंबर या दूत। बेंट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ। चैरिबल, भयानक। हबल, लंगड़ाकर चलना। स्टूप, हल्का सा झुकाव। बीड्स, बीड्स मतलब मोती। जी हाँ, बीड्स मतलब मोती या मन के। रोजरी मतलब माला। स्कैटर, फैला हुआ, बिखरा हुआ। एंड देन टाइडी वर्ड तो आप सब जानते हैं, चिड़ी, है ना। टाइडी, अनटाइडी, दैट्स एलवाई लग के एडवर्ब बना है, दैट इज अनचिडली और अनचिडली, गंदे रूप में, अव्यवस्थित रूप में। एंड देन इनऑडिबल, ऑडिबल जैसे कहते हैं ना, एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है, क्या मैं श्रव्य हूं, तो उसी का ये अपोजिट है, इनऑडिबल, अश्रव्य, ना सुन सकना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेरेनिटी, शांति।
कंटेंटमेंट संतोष, है ना, मोनोटोनस एक समान, एक समान, स्टील बासी, कहते हैं ना ये रोटी कैसी है, दिस इज अ स्टील चपाती, तो स्टील मतलब बासी। स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ को कहा गया, जी हाँ, जैसे गीता बाइबल जैसी चीजें होती है। ग्रॉलिंग गुर्राना, एंड देन कोर्टयार्ड आंगन, जी हाँ, गांव के घरों में कोर्टयार्ड होता है ना आंगन, उसी को कहा गया है। डिस्ट्रेस्ड घृणा करना, चिंता करना, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चिरपिंग, चहचहाना, पक्षियों की आवाज को चहचहाना कहा जाता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द समरी ऑफ द चैप्टर। तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं चैप्टर के समरी की तरफ, कहानी की तरफ। वैसे कैन यू गेस हु हैज रिटन दिस स्टोरी? नो, आई विल लेट यू नो। द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय रनोवेट राइटर खुशवंत सिंह, जाने माने लोकप्रिय, है ना, लेखक खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है। वेल, इस कहानी में खुशवंत सिंह अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो अपनी दादी के साथ रहते थे। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। So in this story, narrator is portraying the character of his grandmother. इसमें लेखक अपने दादी माँ का चेहरा, जी हाँ, पोर्ट्रे कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे साथ साझा कर रहा है और बता रहा है कि उसके दादी कैसी दिखती थी, उसके दादी के अंदर कौन कौन से गुण थे। जी हाँ, ये सारी चीजें लेखक हमें बता रहा है। When narrator was a small kid, जब लेखक एक छोटा बच्चा था, he observed his grandmother, वो अपनी दादी माँ को देखता है as a terribly old lady, बताता है बहुत ही बूढ़ी स्त्री है वो, and wrinkles, जी हाँ, ये वर्ड मीनिंग तो मैंने आपको बताई दी है, झुर्रियां, गालों पर झुर्रियां, with the wrinkles on her face, और उनकी दादी माँ के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा झुर्रियां थी, है ना, बूढ़े लोगों के चेहरे पे हो ही जाता है। ओके, सो इट वाज डिफिकल्ट ऑफ द नैरेटर, ये नैरेटर के लिए, लेखक के लिए मानना, विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। टू बिलीव हिज ग्रैंडमदर वाज वंस अ यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी, ये बिल्कुल उसे विश्वास नहीं आता था कभी किसी एज में उसकी दादी माँ भी यंग रही होंगी, सुंदर रही होंगी। लेखक को बिल्कुल भरोसा नहीं होता था। नैरेटर when he was a kid, जब वो एक छोटा बच्चा था, वो staying with his grandmother, अपनी दादी माँ के साथ रहता था। As his parents went to live in the city, क्योंकि उसके माता पिता शहर रहने के लिए चले गए थे। अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता जो होते हैं ना, काम के वजह से, काम की तलाश में वो कहीं ना कहीं शहरों में माइग्रेट करते हैं, वहां सेटल होने चले जाते हैं। ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर माता पिता अपने स्वयं के माता पिता के पास छोड़ देते हैं, यानी कि बच्चे के दादा दादी या नाना नानी के पास टेक केयर करने के लिए। सो ही एक्सप्लेन हर ब्यूटी, लेखक यहाँ पे उनकी सुंदरता, यानी कि अपनी दादी माँ की सुंदरता के बारे में बखान कर रहा है और तुलना करता है एज विंटर्स इन लैंडस्केप इन द माउंटेन, और कहता है कि मानो सर्दियों में जिस प्रकार से सुंदर सा माउंटेन दिखता है ना, लैंडस्केप टाइप का, बिल्कुल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, वैसे ही सफेद गोरी सी उसकी दादी माँ भी दिखती है। एंड वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट देयर फ्रेंडली रिलेशनशिप, और हमें ये भी पता लगता है कि दादी और पोते में कितना ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप है। जी हाँ, इस ग्रैंड मदर यूज टू टुक, उसकी दादी माँ जो है, लेखक की दादी माँ, यूज टू टुक हर टू स्कूल लेके जाया करती थी। एंड शी हरसेल्फ यूज टू, और उस समय वो स्वयं क्या करती थी, शी स्टडी स्कल्पचर्स, वो वहीं बगल के एक मंदिर में जाकर के वेट करती थी जब तक लेखक का स्कूल ओवर ना हो जाए, या जब तक के लेखक का स्कूल चलता रहता था तो वो वहीं पास के मंदिर में बैठ करके मूर्तियों की पूजा करती रहती थी और वहीं पे वो वेट करती थी लेखक का। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। सो व्हेन हिज पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड इन द सिटी, जब लेखक के माता पिता शहर में अच्छी तरीके से सेटल हो गए। जी हाँ, शहर में जब भी कोई माइग्रेट करके जाता है ना, तो इतना आसान नहीं होता है सेटल होना। वहां पे आपको लैंड परचेज करना है, वहां पे आपको मकान बनाना है, वहां पे आपको अच्छे से जॉब में सेटल होना है। सो इट्स टेक सम टाइम। तो एक बार जब नैरेटर के माता पिता शहर गए और जब तक वो अच्छे से सेटल्ड नहीं हो गए, तो वो तब तक लेखक और उसकी दादी को नहीं बुलाए। लेकिन जब सेटल्ड हो गए अच्छे से, सो दे कॉल्ड द नैरेटर एंड एज वेल एज द ग्रैंडमदर। So what happened? They went to, दादी माँ और लेखक भी शहर चले गए, and here they also shared the same room। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे भी शहर में भी दादी माँ और जो लेखक है यानी कि पोता, दोनों एक ही कमरे में रहते थे। उनके बीच में बहुत ही गहरा बॉन्ड ऑफ लव था। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैंड मदर ने बचपन से ही लेखक को पाला पोसा था, टेक केयर किया था, है ना, ब्रिंग अप किया था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लेखक से प्यार करती थी। सो दे शेयर्ड द सेम रूम। लेकिन एक प्रॉब्लम थी,
बट नाउ शी वाज नॉट देयर। लेकिन अब वो लेखक को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब लेखक को लेने के लिए भाई स्कूल वैन्स वगैरह या स्कूल बस आते थे, है ना। आगे देखते हैं। शी यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज सिलेबस, है ना। दादी माँ लेखक से उसके सिलेबस के बारे में पूछती थी एंड वाज नॉट हैप्पी, और जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। क्यों? सोचो क्यों खुश नहीं होती थी। जी हाँ, क्योंकि शहर में वो पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं कराया जाता था, धार्मिक तरीके से, परंपरागत तरीके से। हम कहें कि देयर वाज नो टीचिंग ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की कोई जगह ही नहीं थी। सो व्हाट वाज द ऑथर बीइंग टाउट, लेखक को क्या पढ़ाया जाता? दैट वाज द मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान पढ़ाया जाता, एंड इंग्लिश। तो इसी से दादी माँ कहीं ना कहीं नाराज थी। वो ये कहती थी कि बताओ मॉडर्न साइंस पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं धार्मिक चीजें है ही नहीं, है ना। तो इस वजह से वो नाराज थी। एंड शी वाज आल्सो अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि ही वाज नॉट टाउट अबाउट गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं भगवान के बारे में और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में। जी हाँ, जिससे व्यक्ति का जो है मन और आत्मा जो ग्रेट होता है, महान होता है, वो चीजें नहीं पढ़ाई जा रही थी। सो दैट्स व्हाट ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी विद दिस काइंड ऑफ टीचिंग मेथड और स्टडिंग मेथड, है ना। सो शी वाज आल्सो अनहैप्पी, और एक चीज से और भी वो नाखुश थी। शी वाज आल्सो अनहैप्पी अबाउट द म्यूजिक क्लासेस, क्योंकि लेखक म्यूजिक क्लासेस ले रहा था, एंड वो उनका ये मानना था कि ये जो म्यूजिक क्लासेस है ना, इज नॉट गुड फॉर द जेंटलमैन, जेंटलमैन के लिए अच्छा नहीं होता है, अच्छे व्यक्तियों की पहचान नहीं है म्यूजिक सीखना, ऐसा दादी माँ मानती थी। गांव के लोग होते हैं ऐसे थोड़े से, वो संगीत इत्यादि में जो है ना को बुरा मानते हैं, है ना। सो आफ्टर स्कूल, जब एक बार लेखक का विद्यालय पूरा हो गया, विद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई, सो नैरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। लेखक कहाँ चला गया? यूनिवर्सिटी, कॉलेज चला गया। ही गॉट हिज ओन रूम, और वहां पे उसे पढ़ने के लिए अपना खुद का कमरा मिल गया। एंड सो द ग्रैंड मदर, इस वजह से दादी माँ फेल्ट अलोन, कहीं ना कहीं अकेला महसूस करने लगे। जी हाँ, उनका प्यारा चहेता पोता छोड़ करके गांव चला गया, दादी माँ को छोड़ करके कहीं ना कहीं शहर चला गया पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। इस वजह से दादी माँ, जो बचपन से ही लेखक को का पालन पोषण करी थी, उसके साथ खेली थी, अब वो बेचारी अकेली पड़ गई, और वो कहीं ना कहीं अब जो है उनसे अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रैंड मदर को बहुत ही ज्यादा अकेला फील करती थी, बट शी एक्सेप्टेड, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट भाई, क्योंकि लेखक का भी तो करियर है ना। तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है प्यारे बच्चों, जब हर किसी को आगे बढ़ने के लिए जीवन में घर का त्याग करना होता है, माता पिता से दूर होना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से दूर होना पड़ता है। ठीक इसी तरीके जिस तरीके से यहाँ पर लेखक अपने दादी माँ से दूर हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि लेखक को दर्द नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, बिल्कुल लेखक को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, और दादी माँ को तो लग ही रहा है। लेकिन किया क्या जा सकता है, जीवन का नाम ही है आगे बढ़ना। जी हाँ, जब तक आप कुछ त्याग नहीं करते हो, प्राप्ति भी कैसे होगी। तो लेखक जो है अपनी दादी माँ को छोड़ करके आगे पढ़ने के लिए जो है कि यूनिवर्सिटी चला जाता है, जहां पे दादी माँ अकेले रह जाती है, और फिर धीरे धीरे दादी माँ को भी इस चीज की आदत सी हो जाती है। तो अब देखेंगे आगे की तरफ। पोते के गम में दादी का हालत बहुत ही बुरा हो रहा था प्यारे बच्चों। जी हाँ, जिस पोते को दादी ने पाला था बचपन से, उसका ख्याल किया था, अब वो पोता जो है कहीं ना कहीं दूर जाने वाला था, और हो चुका था बहुत दूर। तो देखेंगे आगे। शी स्पेंट दीज डेज बाय फीडिंग, इन दिनों वो क्या कर रही थी? इन दिनों वो पक्षियों को, चिड़ियों को दाना दे रही थी। अपने बैरंडा में दिन भर बैठी रहती थी, बरामदा में, और चिड़ियों को खाना खिलाती रहती थी, दाने देती रहती थी, है ना। कॉलेज पूरा होने के पश्चात लेखक जो है, मीनवाइल द नैरेटर वेंट अब्रॉड, लेखक कहाँ चला गया? विदेश चला गया पढ़ने के लिए। जी हाँ, आगे की और पढ़ाई करने के लिए लेखक विदेश चला गया। ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी, दादी माँ तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कैसे खुश होंगी भाई, उसकी जिगर का टुकड़ा था लेखक, फिर भी उन्होंने जाने की परमिशन दे दी, लेकिन पूरी खुशी से नहीं, आधे अधूरे मन से। बट शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें पता था भाई पोते की पढ़ने की भी तो, पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है ना। तो इसीलिए उन्होंने ज्यादा कोई इमोशन नहीं दिखाया, और पोते को सी ऑफ करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए वो खुद रेलवे स्टेशन पे गई। अब यहाँ पे लेखक के मन में एक अजीब सी बात चल रही है, 5 साल बाद जब मैं वापिस आऊंगा तो क्या पता मेरी दादी मुझे जीवित ना मिले।
क्योंकि बहुत एज हो चुका था। तो लेखक के मन में भी बहुत सारी चिंताएं थी, उसके भी इमोशंस इस प्रकार के थे, लेकिन लेखक दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि मेरे कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सो द नैरेटर वाज नॉट श्योर, लेखक श्योर नहीं था वेदर ही वुड, कि वो जब तक वापस आएगा उसकी दादी माँ जीवित होंगी भी या नहीं। इस बात से उसे बहुत चिंता थी। लेकिन प्यारे बच्चों, कुदरत का करिश्मा देखिए, आश्चर्य करने वाली बात, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्षों के बाद जब लेखक लौटा, तब उसकी दादी माँ उसे उसी स्टेशन पर वेलकम करने के लिए तैयार थी कि आ गया मेरा पोता। जी हाँ, आ गया मेरा पोता, चलो उसका स्वागत करते हैं। लेखक को बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। अब उसी शाम में इन एन इवनिंग शी कॉल्ड नियर बाय वुमेन, पड़ोस की महिलाओं को दादी जी ने बुला लिया एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, और गाना गाने लग गई, है ना, विद प्लेइंग ऑन अ ओल्ड ड्रम, एक पुराना तबला बजाने लग गई, एंड इंस्टेड ऑफ प्रेइंग, हालांकि उस समय रोज वो प्रे किया करती थी। जी हाँ, उनके हाथ में हमेशा रोजरी बीड्स हुआ करता था, माला वो जपती रहती थी। लेकिन उस दिन उस शाम में कुछ अजीबोगरीब हुआ कि उनके प्रे करने के टाइम पे उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को बुला लिया, और प्रे करने के बजाय वो उस दिन बैठ करके महिलाओं के साथ गीत गाना शुरू कर दी, तबला बजाना शुरू कर दी। और आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट डे शी फेल इल, अगले ही दिन वो बीमार हो गई। एंड शी टोल्ड, और उन्होंने कहा दैट हर एंड इज नियर, कि उसकी दादी का अंत बहुत करीब है। एंड शी डाइड पीसफुली, और बहुत जल्दी उनका निधन भी हो गया। एंड ऑन हर डेथ, और उनकी मृत्यु पर बहुत सारी चिड़िया, जिन चिड़ियों को दादी माँ भोजन कराती थी, जिन चिड़ियों को दाना देती थी, वो सारी चिड़िया जो है दादी माँ के शव के आसपास चुपचाप मौन धारण करके, बिल्कुल चुप, ऐसा जैसे कि उन चिड़ियों को भी पता चल चुका है कि उनकी जो मालकिन है, जो उन्हें दाना दिया करते थे प्यार से, उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका निधन हो चुका है। तो मानो वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं मौन धारण कर चुके हैं। पक्षी भी बिना कोई साउंड प्रोड्यूस करे, बिना कोई चिरपिंग के साउंड, बिना कोई आवाज किए हुए, वो भी बिल्कुल चुपचाप से शांति से उसके चारों तरफ, डेथ बॉडी के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और मानो जैसे कि वो भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इस प्रकार से लेखक की दादी का निधन हो जाता है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोर्ट्रेट, एक चित्र जो है लेखक अपनी दादी का दर्श पाठकों के मन में, हमारे और आपके मन में बनाने की कोशिश करता है। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग से चैप्टर में, तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, ढेर सारा एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।